अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आए। नाजरीन, आज 100 दिन मुकम्मल होने के हवाले से इमरान खान साहब मुखातिब हुए, सबसे लाइव टेलीवाइज हुई उनकी स्पीच भी। इन 100 दिनों के अंदर पिछले 1-1.5 हफ्ते से आपको बार बार बताया जा रहा होगा कि पॉलिसी आउटकम्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता, इट इज़ टू शॉर्ट अ टाइम स्पैन, मगर पॉलिसी डायरेक्शन यानी कि सिमत के हवाले से बात ज़रूर की जा सकती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर का आगाज़ अपनी बेगम को खराज तहसीन पेश करते हुए किया। उनके सब्र के हवाले से बात की कि कोई छुट्टी नहीं ली, वो घर में बैठी, और अपनी तकरीर के इख्तिताम में भी बेवाओं का जिक्र किया। थ्रू आउट द स्पीच मुल्क के गुरबा का जिक्र था। पॉलिसी को मुरतब करते हुए इस मुल्क की गरीब आवाम को बार बार जहन में रखा जाता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने भी कहा और इमरान खान साहब ने भी रीइटरेट किया। स्टंटेड ग्रोथ, चिल्ड्रेन, फार्मर्स, गरीब लोग, सबका हवाला दिया गया और पॉलिसी के हवाले से बताया गया कि काम किया जा रहा है। मगर कुछ अहद जो इमरान खान साहब ने किए थे उस हवाले से एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहरहाल मेंटेन की जा रही है, बिकॉज दिस माइट पॉसिबली बी द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने इतनी 100 डे की हाइप क्रिएट की थी। एक अहद उन्होंने किया था $12 बिलियन का जो गैप है उसको ब्रिज करने के हवाले से। ये इसका स्टेटस है अभी भी इनकम्प्लीट, इवन दो $1 अरब सऊदी अरब की जानिब से आ चुका है, मगर IMF के साथ जो नशिस्त लगी वो भी अधूरी अभी रह गई है। टर्म्स के ऊपर दोनों साइड्स के अंदर रजामंदी जो है वो नहीं देखी गई। एक और अहद उन्होंने किया कि तामस एक्सटाइल फंड बनाएंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, यानी कि उनको मिनिस्ट्रीज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने भी इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हमारी अव्वलीन तरजीह है, मगर इस हवाले से होमवर्क तो किया है हुकूमत वक्त ने, मगर कोई एग्जीक्यूशन का आगाज़ नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि इसको ये कब किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा, ये अभी तक नहीं बताया। सिर्फ होमवर्क की हद तक हमें बताया जा रहा है कि स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। एक और अहद था कि गैस की प्राइसेस को इंडस्ट्रीज़ के लिए कम कर देंगे। ये भी एज वी स्पीक राइट नाउ इन प्रोग्रेस है, क्योंकि बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट का अभी भी गिला शिकवा ये है कि ये उनके करंट बिल्स के अंदर ये नुमाया नहीं हुआ, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन जो अहद किया था कि फ्यूल प्राइसेस को कम करेंगे वो इस हुकूमत ने कर दी। एंटी करप्शन ड्राइव भी इन प्रोग्रेस है एज वी स्पीक। इसके ऊपर भी डिटेल के अंदर आज इमरान खान साहब ने बात की, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर भी गुफ्तो शनीद करेंगे। और अपॉइंटमेंट्स बाय मेरिट जो हैं वो बदकिस्मती से लगता है ये हुकूमत फेल हो चुकी है इन द फर्स्ट 100 डेज। इन 100 दिनों के अंदर 4 शख्सियात को फायर किया गया। इधर IG पंजाब हैं, IG इस्लामाबाद हैं, जिसके अंदर DPO पाक पतन हैं, और आतिफ मियाँ द इकोनॉमिस्ट जो शुरू के ही पहले 2 हफ्ते के अंदर द बिग हर्डल दैट वी सॉ, 7 इस्तीफे हमने देखे, जिसमें से सबसे बड़ा शायद अगर जिक्र करना हो तो नासिर खोसा साहब का, नासिर दुरानी साहब का जिक्र होगा। पुलिस रिफॉर्म्स जिनको सौंपी गई थी उनके इस्तीफे के हवाले से, जिसके ऊपर कोई बहरहाल रोशनी नहीं डाली गई। उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से भी कोई काम नहीं किया गया। और एक जो नशिस्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ कुछ सहाफ़ियों की लगी, उसमें बताया गया कि उनको पैसिफाई करना या उनको वापस लेकर आना, उनको वापस मनाना, इस तरह का भी कोई इकदाम नहीं उठाया गया हुकूमत की तरफ से। इन 100 दिनों में 5 फॉरेन ट्रिप्स हुई हैं हुकूमत वक्त की। गोके कहा गया था कि इन 100 दिनों में कोई फॉरेन ट्रिप्स नहीं करेंगे और कमर्शियल फ्लाइट्स लेंगे। इन दोनों फैसलों पे यू टर्न्स हमने देखे। स्पीकिंग ऑफ यू टर्न्स, 6 यू टर्न लिए इन 100 दिनों में इस हुकूमत ने, और 12 इनिशिएटिव्स जो हैं उनका आगाज़ किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है गरीब लोगों के लिए। प्राइम मिनिस्टर का 100 दिन का एजेंडा प्रोग्रेस ट्रैकर वेबसाइट है जिसको लॉन्च कर दिया गया है। 10 बिलियन ड्राइव है। सुप्रीम कोर्ट का और वजीर आजम का जो मुश्तरका एक इनिशिएटिव है डायमीर भाषा और मोमेंट डैम फंड के हवाले से, वो भी एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने इसी दौरान 100 दिनों के अंदर 3 दफ़ा वो आवाम से मुखातिब हुए, और एक लेजिस्लेशन है जो आपकी फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल है, विच इज़ ऑल्सो नो सरप्राइज, बिकॉज यूजुअली हमने देखा है लेजिस्लेशन जो है वो स्लगिश और स्लो रहती है हर हुकूमत की। फर्स्ट 100 डेज में एटलीस्ट 64 गाड़ियाँ बेचीं, 8 भैंसें बेचीं, 7% इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम 4 ईयर हाई हमने इन 100 दिनों के अंदर देखा है, और एक ट्विटर के ऊपर जंग भी की हमारे वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहरहाल जिक्र करेंगे कि आज जो उन्होंने आउटलाइन दी है और जो अपना प्रोग्रेस बताया है, इज दैट सैटिस्फैक्ट्री और देयर स्टिल अ लॉट लेफ्ट टू द इमेजिनेशन। हमारे साथ आज इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और काशिफ अब्बासी साहब। हमारा साथ दे रहे हैं दिफाई तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वकार मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी
और क्योंकि जिस नशिस्त का मैंने जिक्र किया चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बुज़दार साहब के साथ, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो उन्होंने जिक्र किया कि अब हम सूबाई असेंबली की कैबिनेट मीटिंग्स भी अब हम करेंगे, मुल्तान से आगाज करेंगे, जनूबी पंजाब में करेंगे। उससे 2 कदम आगे बढ़ के आज वजीर आजम ने अब डिटेल में बताया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG और अलग सालाना तरक्याती प्रोग्राम दिया जाएगा साउथ पंजाब को, सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा 30 जून 2019 तक से पहले इनफैक्ट। तो इसको किस तरह देखा जाए? इसके लिए अब नई लेजिस्लेशन है, विल द ऑपोजिशन पार्टीज बी ऑन बोर्ड फॉर दिस? और क्या इसको देखा जाए इन अ वे ये इनहिराफ तो नहीं है या दूरी तो नहीं इन्हें इख्तियार की वो वादा कि भाई 2 अलग सूबे बनाए जाएंगे, जो रेजोल्यूशन पास हुई भी ऑलरेडी पंजाब असेंबली में? देखें, ये जो आज वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की और जो उन्होंने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी बयान की, उसमें ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जनूबी पंजाब सूबे वाली। अब इसके लिए आप एक सेक्रेटेरिएट भी बना देंगे, अलहदा से साउथ पंजाब का IG भी लगा देंगे, चीफ सेक्रेटरी भी लगा देंगे, तो असल बात तो यह है कि आप उसको अलहदा से सूबा कब बनाएंगे? उसके लिए आपने लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए आपने आइन में तरमीम करनी है। उसके आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 अक्सरियत के बगैर आइनी तरमीम नहीं हो सकती। तो अब जब हम 100 दिन की कारकर्दगी को सामने रखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि कानून साजी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, और सिवाय एक फिनांस बिल एक मंजूर हुआ, उसके अलावा तो कोई कानून साजी नहीं हुई। और जो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए स्टैंडिंग कमेटियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो 32 स्टैंडिंग कमेटियां बनानी थी, वो भी नहीं बनी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उसके चेयरमैन का मसला पड़ा हुआ है। मगर मीर साहब, अगर आपको याद हो तो स्टैंडिंग कमेटीज पहले 100 दिन में PMLN की हुकूमत में भी नहीं बनी थी, इवन दो रूल्स के मुताबिक बन जानी चाहिए। नहीं, अगर उन्होंने नहीं बनाई तो जरूरी तो नहीं है कि PTI भी उसको फॉलो करे। PTI तो कहती है कि हम तो उनसे डिफरेंट हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो असल मसला है वो ये है कि ये जो हुकूमत होती है ये कानून साजी करती है, ये कानून के जरिए मुआशरे को तब्दील करने की कोशिश करती है। नया पाकिस्तान जो है वो कानून साजी से होगा, और कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि आप अपोजिशन को साथ लेके चलें और जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उस पर तवज्जो दें। तो उस पर तवज्जो नज़र नहीं आती और इस पर आज बात भी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर देखें 100 दिन की जो कारकर्दगी है, तो उसमें मुझे जो एक अच्छी चीज़ नज़र आती है जो बहुत पॉजिटिव है, वो ये है कि इन 100 दिनों में हमने देखा कि जो सिविलियन लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जुडिशरी है और जो दीगर अदारे हैं, वो हमें एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, जो कि पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत के दौर में ये हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये उम्मीद की एक किरण है। आज काशिफ आपने देखा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं और इधर आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब ये करप्ट रजीम नहीं है इधर। इज दैट इनफ? एंड डू यू थिंक कि क्या टीम भी इनकी तगड़ी है या करप्ट फ्री रजीम जस्ट द टॉप मैन नॉट बीइंग करप्ट, इज दैट इनफ? या एक टीम को भी बासलाहियत और तगड़ा होना जरूरी है? दूसरा, डिड यू फील कि कहीं ना कहीं कमी बेशी रह गई? सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का जिक्र नहीं किया, पुलिस रिफॉर्म जो इनके कॉर्नरस्टोन रहे हैं इनकी पॉलिसी के, और बयानात इतने बुलंदबाग थे, नॉट इवन अ मेंशन। जी, मेरे सामने इस वक्त वो रिपोर्ट पड़ी है जो PTI ने आज दी है। आपकी बात देखिए, पहली चीज, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्शन से पहले की तकरीर भी अच्छी, इलेक्शन वाले दिन जब आप जीत गए उस दिन आप असेंबली में खड़े होकर जब प्लान देते हैं उस तरह उस हद तक तो ठीक है कि हम आगे लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कितना करेंगे आज तो आपने ये बताना था। कितना रोड मैप, जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 18 डिलीवरेबल्स जो कंप्लीट उनके ख्याल में हो गए हैं, 16 प्रोग्रेस में है, अचीवमेंट जो उन्होंने अपनी बताई, किसी में भी ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। हर एक में ये जरूर कहा गया कि ये होगा या ये हो रहा है, क्या हुआ है ये नहीं बताया। मेरा ख्याल है 100 दिन बहुत जल्दी कर गए, इनको शायद 6 महीने शायद साल बाद। आई रियली लाइक दिस आइडिया बाय द वे। ये अच्छा है कि गवर्नमेंट, इससे पहले होता था मंशूर आता था, मंशूर में 400 चीजें लिख देते थे, हुकूमत बन जाती थी, उसके बाद अगले 5 साल किसी ने ना पूछा ना उन्होंने बताया कि हमने मंशूर में किया क्या। लेकिन ये जरूर इससे ये है कि हर वजीर ऑन द टोज रहेगा कि ये हमारे वजारत से एक्सपेक्टेड है। अगर हर 6 महीने या साल बाद इस तरह की एक तकरीब और उसमें कहेंगे हमने ये प्रोग्रेस की और टेंजिबल प्रोग्रेस नजर आए, तो आई थिंक इट विल बी फॉर ऑल गवर्नमेंट्स टू कम, ये बहुत अच्छी चीज होगी। टीम अगला ये होगा कि जो डिलीवर नहीं करेगा वो भी एक्सपोज होगा। जो आपने कहा ना कि टीम है ये करने के लिए, एक स्टैंडर्ड या एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया मुख्तलिफ चीजों पर कि हम ये करना चाहते हैं,
उस पर जो कर पाएगा वो भी हमें नजर आएगा। मगर काशिफ, आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने भी हैसियत वजीर आजम जब पहली नशिस्त बुलाई थी सहाफियों को ब्रीफ करने के लिए, उधर कहा था कि मंथली अपडेट्स लूंगा अपने मिनिस्टर्स से और ब्रीफिंग देंगे, मगर कोई ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी गई, कोई ऐसी अपडेट्स नहीं ली गई। इट वाज ऑल एक स्टेलमेट सा था। अभी भी ये कह रहे हैं कि साल में 2 दफा कारकर्दगी के ऊपर आपको रिपोर्ट देंगे अवाम को। सो शुड वी एक्सपेक्ट कि जो माजी में हुआ है और अगेन शुरू का यूफोरिया है और दावे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए, ये तो हर हुकूमत अपना, मियां साहब ने अगर कहा तो 5 साल बाद हम कह सकते हैं उन्होंने नहीं किया। हाँ। लेट तरीके इंसाफ की हुकूमत अभी शुरू हुई है, मैं आज तो नहीं कह सकता कि करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अब ज़ाहिर 6 महीने बाद पता चलेगा कि अगली ब्रीफिंग होती है या नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी कर गए। अगेन जिस तरह आप कह रहे थे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से इनिशिएटिव हैं, लेकिन इसमें सब्सटैंटिवली कुछ नहीं हुआ। एक वक्फा ले लूं डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी एफबीआर रिफॉर्म्स का जिक्र एक बार फिर कोई डिटेल्स नहीं दी। अभी तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का जिक्र हो चुका है, काबीना ने ये भी फैसला कर लिया कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर देंगे। एंड एफबीआर एसेंशियली बहैसियत एक इदारा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स, मगर पॉलिसी जो है उसके लिए एक और टीम बनाई जाएगी। विल दिस बी यूजफुल? क्या इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बेहतरी आएगी? एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो डॉक्टर साहब, ये टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन और रेवेन्यू कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया है, इससे कोई बड़ा हम चेंज देख सकेंगे? और क्या मजीद डिटेल्स आप सुनना चाह रहे थे टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसका जिक्र बारहा असद उमर साहब ने भी किया, वजीर आजम साहब ने भी, बट विदाउट डिटेल्स? मैं आता हूँ मेहर आपके इस सवाल के जवाब की तरफ भी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा 2 मुख्तसर से तबसरे करूँगा जो बात उमूमन 100 दिन के हवाले से हो रही है। एक मेरी गुजारिश ये है कि अगर मैं तो इसकी अगर मेरे से कोई मशवरा करता तो मैं कहता कि भाई आप 100 दिन वाली किसी प्रोग्राम की बात ना करें, लेकिन अगर करनी भी थी तो वो बहुत ही जामे और हासिल करने की बातों के मुतालिक होती। ये तो बहुत मजहूल किस्म के जो है ना, ये आप सब ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ सिमत का तयन करना था और ये प्रोग्राम बनाने थे, तो लिहाजा अब किस चीज़ को मैं गिनूं कि वो हासिल हो चुकी है या नहीं हासिल हो चुकी है और ये इबाम रहेगा। तो मेरी नज़र में तो ये थोड़ा सा उलझाव का बाइस है। यकीनन जैसा मेरे दूसरे साथियों ने कहा कि इस तरह की सेटिंग से एक तहरीक भी मिलती है और लोगों में जज्बा पैदा होता है काम करने का, तो उस हद तक तो ये यकीनन बहुत अच्छा अमल है। लेकिन ये एक बेजा तनकीद का भी बाइस जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब इसमें जो मईशत के हवाले से आपने कोई हाल में एक सर्वे भी देखा है, 62-63% रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा है कि भाई मईशत मईशत मईशत, असल चैलेंज ही इस हुकूमत का जो है वो मईशत थी। और उसकी वजह यह है कि मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी के दौर से मुल्क गुज़र रहा है और हमें फौरी तौर पे उस पे काबू पाना है। तो मैं इस हवाले से कहूँगा कि मुझे जो तवक्कुआत थी और जो मैं समझ रहा था कि इस अरसे के अंदर ये जो मसला है इसको हुकूमत हल कर देगी, यानी यहाँ पर भी एक सिमत तय हो जाएगी और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, तो वो जो गोमगू की कैफियत थी, तजब्जुब था, वो आज भी आपके सामने ही है। अभी कल ही की बात है जिसमें ये बहुत कहा लोगों गया का है, ये भी मानना है कि ये तजब्जुब जो है इसने ग्रोथ मोमेंटम को मुतासिर किया है। अच्छा देखिए, ये जब हम बात कर रहे हैं अदम इस्तेहकाम की, तो उस वक्त तो ग्रोथ वैसे ही पीछे चली जाती है। अगर आपने इस्तेहकाम बहाल करना है तो एक अरसे के लिए, साल 2 साल के लिए ग्रोथ की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो एक अमल रुकना नागुज़ीर है, वो वैसे ही हो रहा है। अगर आप मैं दूसरे सवाल के जवाब में जो नए आदाद व शुमार आए हैं ग्रोथ के हवाले से, उनका भी जिक्र आपके सामने रख दूंगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो 100 दिन के अंदर आज भी हम एक बेयकीनी के आलम में हैं कि ये IMF का प्रोग्राम होगा, दोस्तों की मदद आएगी, किससे ये होगा, 2 महीने और इंतज़ार कर लेते हैं। जनवरी में भी अगर बातचीत होगी तो वो मार्च के इख्तिताम तक ही जाकर बाकायदा ये प्रोग्राम
जो है वो पूरा होगा। तो ये 100 दिन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मसला अभी हमारे सामने खड़ा है। अब मैं आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान में जो टैक्स पॉलिसी का सब्जेक्ट है वो कभी भी एफबीआर का हिस्सा नहीं हुआ। एफबीआर होता था एक अटैच्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, लेकिन फिर बाज़ चेयरमैन एफबीआर ऐसे आए जिनको ये ख्याल था कि इसको रेवेन्यू डिवीज़न कहा जाए, और अगर आप रेवेन्यू डिवीज़न बनाते हैं तो आपको टैक्स पॉलिसी जो है उसका सब्जेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री हो और पॉलिसी साजी ना कर रही हो तो बिल्कुल बेमानी यूनिट बन जाता है। तो ये एक अरसे से टैक्स पॉलिसी एफबीआर में चली गई। अब इसके मुख्तलिफ मौक़ों पर जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उन्होंने इस बात पर हुकूमत को मुतनब्बे किया कि ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ है, और आपके लिए जो इसमें वक्त देने की ज़रूरत है, जो कलेक्टिंग एजेंसी है वो वक्त दे नहीं सकती पॉलिसी के लिए। तो ये बहुत तामीरी फ़ैसला है, अगर ये कर लें। ये होना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चाहिए, क्योंकि देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये जिम्मेदारी है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की। ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी है और इसकी भी यकसुई होनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि मीर साहब, हमने माजी में भी देखा है, 80s के अंदर भी कमरुल इस्लाम रिपोर्ट हुई, 90s के अंदर भी आपकी ये शाहिद हुसैन टास्क फोर्स हमने देखी, और फिर टास्क एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोग्राम IMM के साथ हमने पिछली 2 दहाइयों में भी देखा है। सो द फैक्ट रिमेंस कि कभी ब्यूरोक्रेसी ये डीप रूटेड चेंज लाने ही नहीं देती, और ये हुकूमत तो वैसी बाबुओं के हवाले से पिछले 100 दिनों में रोती ही रही है। सो डू यू थिंक कि ये ब्यूरोक्रेसी ऑन बोर्ड विद देम, वो मामला हल कर लिए हैं या अभी भी हिकअप्स हैं? देखिए बहुत जी मीर साहब, किस्म की गुफ्तगू हो रही है, बहुत शकील किस्म की गुफ्तगू हो रही है, और मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू स्पीक ऑन दीज काइंड ऑफ ऑन ब्यूरोक्रेसी सर, ऑन ब्यूरोक्रेसी जनरली। तो देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे उस तरीके से तो ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही ना। कम अज़ कम यहाँ पे ये तो पता है कि अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको आगे पीछे कर देंगे, फिर उसको कोर्ट से रिलीफ मिल जाती है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो मैनेज कर लेते थे ना, उन्होंने तो पंजाब में और मरकज़ में हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था। आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स के मामले पे इस तरीके से वो काम नहीं कर रहे थे जिस तरह की ये। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी नातजुर्बाकारी है, लेकिन जितना टफ टाइम इनको पिछले 3 महीने में मिला है, IGs की ट्रांसफ़र का मसला हो और कुछ सरकारी मुलाजमीन, तो इनको काफ़ी टफ टाइम मिला। तो उनको इससे लर्न करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जो मुख्तलिफ अहम सरकारी होते हैं वहाँ पे अगर ये अपॉइंटमेंट सिर्फ मेरिट पे करें तो वो ठीक है। आप देखें ना, जिन साहब को मेरिट पे भी लेके आए हैं पंजाब में, वो IG साहब जो हैं वो कल वहाँ पे करतारपुर साहब में हेलीकॉप्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जब उनको बाहर निकाला गया तो उन्होंने भी आगे फिर रोप डाला। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इमरान खान साहब का फोकस ये है कि वो 100 दिन में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, और उनके वुज़रा जो हैं वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो सिर्फ इन्होंने अपने आप ही सब कुछ ले लिया है। साथ इनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े सरकारी मुलाजमीन हैं, बड़े अफसरान हैं, वो मुझे उतनी उनमें वो नज़र नहीं आ रही एहसास ज़िम्मेदारी जितना कि इन्होंने लिया हुआ है। आज वहाँ पे जना कन्वेंशन सेंटर जो है, वहाँ पे भी हम देख रहे थे कि जो वहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े बड़े, वो काफ़ी कमेंट्स पास कर रहे थे। वो मुझे परेशान नज़र आ रहे थे कि यार ये हुकूमत जो है ये खुद भी इतना काम करती है, हमसे भी इतना काम करवाती है, और जो लोअर लेवल का अमला था वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ उलझ रहा था। उनको काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद, ये पहले हम पीपल्स पार्टी के दौर में देखते थे कि किसी हुकूमत के फंक्शन में पार्टी के लोग भी बड़ी तादाद में आते थे। मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने ऐसा नहीं देखा। तो अब ये पीपल्स पार्टी का दौर है, पीपल्स पार्टी के दौर के बाद PTI का दौर आया है कि आप PM सेक्रेटेरिएट में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल वर्कर्स हर जगह पे फिरते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है इस्लामाबाद की, जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करती। वो कहते हैं कि हमारे जो
काम में कोई दूसरा मुदाखलत करे या वो कहे कि यार हमारा काम करो, हालांकि वुज़रा हजरात उनको फ़ोन करके ये नहीं कहते कि हमारा काम करो, वो कॉरिडोर्स में, पावर कॉरिडोर्स में जो पॉलिटिकल वर्कर्स का चलना फिरना है वही इनको अच्छा नहीं लगता। हम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ करें। अब मुझे कल ही बताया गया है, एक मुझे मिनिस्टर ने बताया कि उनका जो सेक्रेटरी है उसने उनसे कहा है जी जनाब कि आप चलें, सुबह 9 बजे आते हैं तो आप 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक हमसे काम करवा लें। ये क्या बात हुई कि आप 8 बजे तक बैठे हुए हैं और सारा स्टाफ भी 8 बजे तक, 9 बजे तक बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग 8-9 बजे तक बैठें, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो टफ टाइम दे रही है। वो कह रही है जी ये रूल्स के खिलाफ है, अगर आप हमें हमारी असल टाइम से 4-5 घंटे ऊपर हमसे काम लेंगे तो हमें इसको ओवर टाइम भी दें। तो इस पे भी गौर किया जा रहा है आप कि इनको ओवर टाइम देना है या नहीं देना। मगर मुझे मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड थी आपसे और काशिफ से पूछने के लिए, बड़े लोग इस हवाले से क्यूरियस हैं, ये कौन से ड्राइवर के नाम पे 4-4 अपार्टमेंट्स हैं दुबई के? वो आला शख्सियत तो नहीं जिसके एक और मुलाजिम के नाम पे 8 अरब रुपए मिले हैं फेक अकाउंट में? मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा शायद मीर साहब को पता हो। पूछ रही हैं आप? मीर साहब नहीं, मुझे नहीं पता। काशिफ, any information from your side? I can see you smiling. नहीं, इस बारे में मेरा ख्याल है कुछ ये बात तो जिन्होंने कही है वही बता सकते हैं किसके ड्राइवर के नाम पे। अच्छा, सो इट्स इंटरेस्टिंग शहजाद चौधरी साहब, क्योंकि आपने देखा कि आज बाकायदा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उन्होंने बड़ा दावा किया इमरान खान साहब ने कि हमने FBI कह रही हूँ, FIA को तब्दील कर दिया, मजबूत कर दिया है। और ये आपके 11 अरब डॉलर हैं जो बाहर स्टैश किए हुए, 36 कंपनियों के साथ हमारा राब्ता भी हो गया इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड। तो ये नहीं बताया कि ये पैसा कब और कैसे वापस लाया जाएगा, एंड डू वी जस्ट अस्यूम कि ये दीज आर ऑल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ पे ये पैसा पड़ा है, क्या वो मुल्क पैसा वापस करने पे तैयार होंगे या नहीं। अगर ये मुल्क पैसा वापस करने पे तैयार हो जाते हैं, यानी ये इससे कतई नज़र के जिन लोगों का वो पैसा है वो जब अदालत में आते हैं तो वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं, शायद कुछ लोग वहाँ से विड्रॉ करके मुल्क में पैसा वापस ले आएँ और हुकूमत को दे दें। लेकिन आम तौर पर जिन बैंकों और जिन हुकूमतों और जिन मुल्कों के पास पैसा है उनका तो कारोबार ही ये है। अगर वो ये पैसा छोड़ दें और वो वापस करना शुरू कर दें, लोगों को किया भी है कुछ जगह पे, लेकिन फिर ये है कि फिर वो जो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम है, मेरा ख्याल है उसकी नफ़ी होती है जिसकी बुनियाद पे US वर्जिन आइलैंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड चलते हैं। मगर काशिफ, इदारों का भारा उन्होंने जिस तरह कहा कि ये करप्शन की वजह से नाकाम हुए, इज दैट सोलली ट्रू? एंड देन 9 अरब डॉलर उन्होंने कहा पाकिस्तानियों ने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी हैं पिछले साल ही। आपको पता है कि आज ऑपोजिशन और नवाज शरीफ साहब मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं लीमा खान साहिबा और अपने केस के हवाले से। डू यू थिंक देयर इज कोई मुमासलत क्रिएट की जा सकती है या 2 सेपरेट केसेस, एंड इज इट अ कॉन्फ्लिक्ट और एम्बैरेसिंग फॉर वजीर आजम? जी, मेरा ख्याल है ये बड़ा एम्बैरेसिंग है वजीर आजम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लीमा खान साहिबा का आज ही मैं ख्याल में अखबार में खबर देख रहा था कि वो शायद जापान गई हैं, PTI ने उनका इस्तकबाल किया और वो फंड रेजिंग के लिए वहाँ गई है। अब दूसरी तरफ अगर आपकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ होंगी तो ज़ाहिर है वो सवाल तो उठेंगे, और इसका जवाब एक ऐसा जवाब आना चाहिए जो जवाब सारों को सेटिस्फाई करे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक गैर ज़रूरी सवाल है, बिकॉज जब आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं सबके लिए, वो बेंचमार्क पर आपको खुद भी पूरा उतरना चाहिए। सो आई बिलीव, मैं वैसे PTI के किसी सीनियर आदमी ने मुझे कल कहा, उन्होंने कहा देखे जी लीमा खान साहब और इमरान खान साहब की तो आजकल बातचीत भी नहीं है, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। और अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, खुद ही लीमा खान साहबा जवाब देंगी। सो PTI वांट्स कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाए और लीमा खान साहबा जवाब दे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। मगर इसका क्रेडिट फिर हुकूमत को तो नहीं जाता ना, अगर एंड ऑफ द डे अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं काम कराना है, सुओ मोटो लेना। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखा, ये काम हुकूमतों और पार्लियामेंट को ये काम खुद रिजॉल्व करने चाहिए। पिछले 5 साल की तरह अब भी जो भी इशू उठता है वो एंड अप करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतें चलानी है, फिर बंद कर दें पार्लियामानों को और हुकूमतों को, लेट सुप्रीम कोर्ट रन इट, चीफ जस्टिस ज़्यादा बेहतर चला लेंगे। तो ये जो रेजोल्यूशन है ना मसाइल के, मसले हल करने की, जो ये रेमेडीज अवेलेबल नहीं है सिस्टम में। कुछ चीज़ों के वजह स्वाति साहब है, अब JIT स्वाति साहब की चलेगी, उसमें जो कुछ लिखा है स्वाति साहब को तो रिजाइन कर देना चाहिए। इमरान खान साहब अब जाहिर है, अब देखते हैं अगले 24 घंटे मुल्क से बाहर में, हालांकि जिनीवा में,
उधर तो नहीं रिजाइन कर सकते, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब को शायद वापस बुलाया गया था और फिर उनसे इस्तीफा लिया गया था। इस तरह कोई काम कर लें, वापस बुला लें उनको। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, कोई और करेगा तो एम्बैरेसमेंट होगी। दूसरा जो आप इदारों की बात करें, मेरे इदारे जी सर काशिफ साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब का मामला दूसरा था। उसमें राहील शरीफ साहब ने फरमाइश की थी और नवाज शरीफ साहब ने फरमाइश पूरी करने के लिए मुशाहिदुल्लाह साहब को बुला के और उनसे इस्तीफा ले लिया था। तो यहाँ पे तो वो मामला नहीं है ना। तो अब ये तो माने ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फरमाइशें भी पूरी करते थे और फरमाइशी इस्तीफे भी लेते थे। मैं सर यही कह रहा हूँ कि मिसाल मौजूद है जब वो कोई बैरूनी दौरे पे था और उनको बैरूनी दौरे से बुला के उनसे इस्तीफा लिया गया था। यहाँ तो जेटी इनके खिलाफ बात कर रही है कि इन्होंने मिल के हुकूमत से ये सारा केस। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, तो इनको भी बुलाएं वापस। ये बात आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि आज 100 दिन की जब कारकर्दगी बयान की जा रही थी तो उसमें आजम सवाती का भी जिक्र आना चाहिए था। और अगर आज के दिन वो इस्तीफा दे देते तो इमरान खान साहब की इज्जत में बहुत इजाफा होता। और ये नजर आता कि जिस तरह बाबर अवान साहब के हवाले से भी एकदम आपने देखा था, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आया था उनके इस्तीफे के साथ। मगर सर डीपीओ पाक पतन का भी इशू ब्रीफिंग में वजीर आजम जिक्र नहीं करते, उसको वापस नहीं लिया जाता उस फैसले को। सो दीज हैव बीन मेजर हर्डल्स एंड एम्बैरेसमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। काशिफ, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। वी विल कंटिन्यू विद द अदर 3 जेंटलमैन आफ्टर द ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आज 4 पॉइंट्स भी इमरान खान साहब ने दिए कि किस तरह अगर ये काम हो गए तो IMF की साइकिल टूट सकती है वंस एंड फॉर ऑल, वरना कभी नहीं टूटेगी। इसमें एक मुझे जो उन्होंने रेमिटेंसेस का कहा कि अगर लीगल चैनल से आना शुरू हो जाए सारी की सारी, तो 10-12 अरब हमें यकीन है कि और आना शुरू हो जाएगा मुल्क में। क्या ये आसान काम है? क्या इसके लिए कायल किसको करना पड़ेगा और कितना आसान है ये काम? देखिए, बिल्कुल ठीक फरमाया और यकीनन इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। रेमिटेंस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशरफ भी ऐसी है जो बहुत अरसे से नहीं देखी थी। पहली छमाही के अंदर, बल्कि 4 महीनों के अंदर पहले 15% की ग्रोथ है, जो नाकाबिल यकीन है मेरे लिहाज से, क्योंकि बेस बहुत हाई है। और ये मुझे लगता है कि 21-22 बिलियन डॉलर तक जो है इंशाल्लाह ये रेमिटेंसेस चले जाएंगे और इसमें गुंजाइश है यकीनन, और मेहनत करनी चाहिए। लीगल चैनल से अगर आए, इससे क्या मुराद है? हाउ डू यू मेक दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट डूएबल? नहीं, और ये तो अब इस वक्त मैं आपको बताऊं, जब से ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का सिलसिला है ना, तो वो जो हुंडी हवाला की रेमिटेंसेस तो तकरीबन नापैद हो गए। लेकिन अच्छा। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इसमें अहम बात बताऊं। एक रिटायर्ड पेंशनर के पास रेमिटेंस आ रहा है और वो बैंक में आ रहा है, रुपी के अंदर आ रहा है, वो बेचारा निकाल रहा है तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लग रहा है और वो टैक्स फाइलर नहीं है। तो ये मैंने भी उस वक्त भी कोशिश की थी, किसी ने मेरी तवज्जो दिलाई और हम नाकाम रहे। आज जब वज़ीर आज़म इस बात को देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि रेमिटेंस के ऊपर कोई टैक्स ना लगे। ये लग भी नहीं सकता, आप नहीं लगाते, ये टैक्स फ्री आमदनी है, तो इसका ज़रा सा लिहाज कर लिया जाए। और इसमें सहूलतें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ जाकर जो भी मालियाती इदारे हैं उनके साथ मिलकर, ये शौकत तरीन के ज़माने में हमने शुरू किया था, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव PRI कहलाता है, और उसके बाद से जो है इसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई है, फिर लेवल ऑफ हो गई थी, अब दोबारा बढ़ रही है और इंशाल्लाह बढ़ेगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मालियाती इदारे हैं उनको इसके अंदर लेके आना चाहिए कि उनके ज़रिए से लोग करें। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाने की ज़रूरत है और टैक्स को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन सब में वक्त लगेगा, लेकिन आज मगर जो सर ये इनका पैकेज काफ़ी है जो इन्होंने दिया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो इन्होंने कहा है कि भाई गैस की और वो सहूलतें जो दे दी हैं, इज इट इनफ या और काम करना पड़ेगा? ये वही वाली बात है, सिमत ठीक है, लेकिन आपको फौरन नताइज चाहिए और एक्सपोर्ट से फौरन नताइज मुरतब नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होती है, नए इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। मुझे आज एक और चीज अगर सर इजाजत दें, बिकॉज़ आई वांट इनपुट फ्रॉम शहजाद साहब एंड मीर साहब एज वेल। यू कैन टर्न, मेरी एक बात जरा सी मुकम्मल हो जाए कि देखिए, इस वक्त जो फौरी तौर पे आप काम कर सकते हैं, इंपोर्ट्स को कम करने का है, और इंपोर्ट्स कम होंगी जब आपका बजट डेफिसिट कम होगा। अभी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ तो टैक्स सिर्फ 6.5% पहले 4 महीनों के अंदर हासिल हुआ है, तो टैक्स की कलेक्शन की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी
क्योंकि आपके अखराजात बढ़ रहे हैं और उस वजह से डेफिसिट बढ़ रहा है। बस इट ऑल लिंक्स अप टू टैक्स कलेक्शन एट द एंड। मुझे मीर साहब बताइएगा, ये आज बड़ी जबरदस्त और नई बात बताई इमरान खान साहब ने कि सारी इंफॉर्मेशन देने को तैयार है यूएई, मगर इकामे वालों के अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं देते ये लोग। सो इससे ये अखज़ कर लिया जाए कि जिस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने इकामे रखे हैं अभी हाल ही में, माजी में, वो फिर मंफी नियति थी फिर? नहीं, इसकी बिल्कुल ये वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूएई में भी और अमान में भी, सऊदी अरब में भी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत से जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे काम करते हैं और उनके पास अकामे हैं। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वजीर आजम, नहीं वो तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसने तो अनाउंस किया हुआ है, यानी कि वो तो बता देते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनका अकामा था तो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, वहीं से तो पता चला, वहीं से तो उनके खिलाफ आया। अली अदर जैदी साहब जो हैं उनका अकामा सबको पता था जब वो वजीर बने। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब ने गलती की ना, अगर उन्होंने नहीं अनाउंस किया तो उन्होंने गलती की। लेकिन नीयत खराब थी, ये स्टैश करने होते हैं दूसरी दुनिया के अंदर पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जो अकामा होल्डर हैं, जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में है, हमारी हुकूमत उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रही है, तो वो उन सब की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके बहुत सेंसिटिव जो उनके इदारे हैं उसमें काम करते हैं। तो अच्छा, मैंने शायद फिर गलत सुना है शहजाद चौधरी साहब, आपने सुना? तो सबको पता है। मैंने ये सुना कि अकामा होल्डर्स की इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर रहे यूएई वाले, करते ही नहीं है बाय पॉलिसी। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो अकामा होल्डर है वो एक तरह से तकरीबन पासपोर्ट होल्डर है दूसरे मुल्क का, क्योंकि वो वहां का रेजिडेंट बना हुआ है। लेकिन आपके पास ये मालूमात तो हैं कि अकामा होल्डर्स कौन हैं, क्योंकि ब्यूरो, अगर आपके पासपोर्ट पे किसी को अकामा मिला है वो मिलेगा ही नहीं जब तक आपके ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा। तो आपके पास सारी मालूमात हैं। योर इनपुट ऑन दिस क्विकली, आई नीड टू रैप अप। जी, आई थिंक सो कि आपने सही समझा इसको। ना सिर्फ ये कि यूएई या वो जहाँ पे अकामाज हैं वो नहीं उनकी डिटेल्स को रिलीज़ करेंगे, बैंक स्पेशली, बल्कि वहाँ रह के अगर उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि और यूरोपियन बैंक्स के अंदर अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं, तो यूरोपियन बैंक्स भी उनको यूएई का या सऊदी अरेबिया का रेजिडेंट तस्लीम करेंगे, पाकिस्तानी नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस अकामा की बुनियाद पे वो अकाउंट्स खुले होंगे। तो इसलिए उनकी अकाउंट डिटेल्स आपको, भले आप OECD के मेंबर बन जाएं, जो मर्जी बन जाएं, लेकिन आपको डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी उनकी। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने समझा वो सही समझा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। आज के लिए इंशाअल्लाह पीर को मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।